यूट्यूब में सक्सेस पाने के लिए हर कोई तुम्हें कहेगा नीश डाउन करो। असलियत में वो कहना चाहते होते हैं एक पॉपुलर चीज को पकड़ो, उसमें बस एक अपना यूनिक ट्विस्ट ला दो और फिर मोस्टली उसे कंटिन्यू करो। और फिर आता है मेरा चैनल ऐश नोस नथिंग। इस चैनल के वीडियो आइडियाज को एक बार ऊपर से सर्व करोगे तो तुम्हें एक ऐसा क्रिएटर दिखेगा जिससे खुद नहीं पता कि उसका क्या मकसद है। और चलो इस चैनल की हर टाइप की वीडियो को सामने रखते हैं। एनिमे मांगा की सीरियस एनालिसिस, एनिमे को प्योर बकवास करके एक्सप्लेन करना तो नहीं कहूंगा, एनिमे की बकवास में बकवास करना, हॉरर, कोई भी वियर्ड फिल्म या मीडिया, वीडियो गेम्स जो कि ऑलरेडी इंडिया में नीश है और ऊपर से मैं उसमें भी काफी नीश गेम्स में चला जाता हूँ, नॉन एनिमे। और इस टर्म को इंडियन एनिमे कम्युनिटी में पॉपुलर करने वाला मैं खुद हूँ, टोकुसात्सु, इंडियन हॉरर फिल्म्स। और इस चक्कर में मैंने 8K प्लस की ऐसी जनता बना ली है जिसमें से काफी ग्रुप एक दूसरे को मुंह तक नहीं लगाते। 10-20% का सबसेट होगा जो मेरी सारी वीडियोस देखता है और मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद है। इस डायलेमा के चक्कर में मैं लगातार ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ, जबकि बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि मैं वही करूंगा जो उस समय मुझे एक्साइटिंग लग रहा होगा। कभी कभी ऑब्वियसली नहीं हो पाता है। इस चीज से मैं एक सीख देना चाहूंगा कि प्लीज मेरे नक्शे कदम पे ना चलना, पर मेरे नक्शे कदम पे चलने पे जहां जहां मुझे सक्सेस मिली है तो वो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देने वाला हूँ, जिससे शायद तुम्हें कोई फायदा मिल जाए। मैं अपने चैनल को 2 मेजर सक्सेस पॉइंट्स में डिवाइड करता हूँ, जिसका लॉजिक मुझे समझ भी आता है। उससे पहले मैं उन सक्सेसफुल वीडियो की बात करना चाहता हूँ जिसे तुम दोबारा अचीव कर पाओगे कि नहीं वो प्योर लक है। टेक गिंतामा फॉर द एग्जांपल। गिंतामा के स्क्रिप्ट को लिखते समय मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बेकार परफॉर्म करने वाली है, लेकिन गिंतामा मेरे दिल के इतने करीब है और पिछली सक्सेस से कुछ लोग आ भी गए मेरे चैनल में, तो चलो उन्हें मेरे वन ऑफ द फेवरेट अंडररेटेड एनिमे के बारे में बताता हूँ। 1-2 के व्यूज आएंगे, खुश हो लूंगा। हैरानी से इस वीडियो ने काफी सब्सक्राइबर्स ला दिए और इस सक्सेस से मैं काफी खुश भी हुआ कि भाई अपने दिल की करने से तुम उड़ भी सकते हो, बेहतरीन। इसके पहले मुझे पता था कि अगर तुम 4-5 एनिमेस को बंडल करके वीडियो में पेश करोगे तो वो अच्छा परफॉर्म करती है, पर गिंतामा ने सारे रूल्स तोड़ दिए थे। तो मैंने अगली इवेंगेलियन पे सिंगल वीडियो बना दी, फिर मेड इन एबिस, पैरासाइट द मैक्सिम, एल्फिन लीड, फ्री एरन, ब्लू लॉक, आशिता नोजो, नो लॉन्गर ह्यूमन और वन पीस। इनमें से कोई भी गिंतामा के तरीके इनके फैन बेस को मेरी तरफ नहीं घसीट पाई, तो मुझे और तुम लोगों को भी साफ हो गया कि गिंतामा इज एन एक्सेप्शन। मुझे आगे जिन एनिमे से उम्मीद है जो सिंगल वीडियो में अपनी जनता घसीट सकती है तो वो है मॉन्स्टर, उसोगुई, बजक, किंगडम और जीटीओ। ध्यान रहे अगर तुम इन पे वीडियो बनाने वाले हो तो वीडियो में कम से कम स्पॉयलर्स हो, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है इनका भी कि तुम जनता ले ही आओगे। ऐसे ही तुम्बाड़ वाली वीडियो की सक्सेस तुम दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते, वो राइट टाइम में राइट टाइप ऑफ वीडियो थी। तो अब आते हैं उन सक्सेसफुल वीडियो में जिनका लॉजिक है। मेरे चैनल का पहला चेक पॉइंट, अननेसेसरी गाइड टू एन एनिमे। इस सीरीज का आइडिया मुझे एक रात सोते समय आया था कि क्यों ना नारुतो के कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप को एक जगह मैप कर दिया जाए और उसमें प्योर चुतियाब करा जाए। फिर उस वीडियो में कुछ फॉर्मुलेस बन गए, जैसे जापानी की जगह मैं खड़ी बोली ब्रज भाषा बोलता हूँ। जिसे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो एग्जांपल के तौर पे ये देख लो। आज की वीडियो का टाइटल है एक गुद्दा पुरुष, जिसे ब्रज भाषा में हम लोग वन पंच मैन भी कहते हैं। आज बात करेंगे डीमन स्लेयर की, जिसे खड़ी बोली में किमेत्सु नो याइबा कहा जाता है। आज की वीडियो सोलो लेवलिंग के नाम, जिसको जापान में ओरेदा के रेबुरु अपुनाकेन कहते हैं, जिसे आसान भाषा में जापानी लोग सोरो रेबेरिन भी कहते हैं। और वीडियो के एंड में उस एनिमे की पूरी स्टोरी को शॉर्ट में जितना हो सके उतना अनहिंज्ड एब्सर्ड वे में पेश करना। ये आइडिया देखो अपने आप में काफी बेहतरीन है। तुम पॉपुलर एनिमे को बहुत वियर्ड, यूनिक और स्नैपी फनी वे में प्रेजेंट कर रहे हो। दिक्कत बस इतनी है कि इस आइडिया को तुम लोगों को टाइटल और थंबनेल से बताओगे कैसे कि अंदर वीडियो में क्या है। रोस्ट, ट्रैश रिव्यू या नेसेसरी रिव्यू ये सब लिख तो दोगे, पर लोगों को वो कूल फॉर्मेट कैसे बताओगे अपना, और ये कैसे बताओगे कि तुम्हारा ह्यूमर लाउड रोस्टिंग की जगह ड्राई सरकास्टिक वाला है। तो इसे सक्सेसफुल बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसी फॉर्मेट में लगातार वीडियो बनाते जाओ। व्यूज नहीं भी आएंगे, पर एक भी वीडियो उड़ गई तो एक बार में पूरा चैनल उड़ जाएगा। या फिर तुम्हारे पास टाइटल और थंबनेल आइडिया इतना धाकड़ है कि उसको क्लेवर वे में बेच सकते हो तो और जल्दी सक्सेस पालोगे, जो कि मुझे अब मिल गया है। टाइटल मेरा अब ये हो गया है कि वॉच दिस एनिमे इन आफ्टर लाइफ या फिर बिफोर यू टेक बर्थ। और इन वीडियोस का फॉर्मेट सेम है, हरामखोरी करनी है, लेकिन अब लोग खोलेंगे टाइटल के चुतियापे से और उन्हें चुतियापा मिलेगा भी। इसमें दिक्कत बस इतनी है कि तुम्हें बल्क में एनिमेस देखने पड़ेंगे, या मेरी तरह तुमने ऑलरेडी काफी देख रखे हो। और एक और दिक्कत ये भी है कि ये अपने आप में 5 वीडियोस के बराबर काम है। यह है एक लॉजिकल वे उठने का, सही दिशा में ग्राइंड करने की स्ट्रेटेजी। और किस्मत से मैंने ये दोनों चीजें कर रखी थी। अगर मेरे चैनल में ऐसी फॉर्मेट वाली वीडियोस लगातार पड़ी रहती और मैं ज्यादा रैंडम टॉपिक्स पे वीडियो ना बनाता तो एल्गोरिथम और सब्सक्राइबर्स को काफी ईजी हो जाता है इस चैनल को समझने के लिए। अब आते मेरे चैनल के सबसे बड़े सक्सेस की तरफ और उसके लॉजिक से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तुम सब लोग जानते हो किसकी बात करने वाला हूँ, नॉन एनिमे वाली वीडियो। मेरी अननेसेसरी गाइड्स टू एनिमे वाली वीडियोस के जोक्स और सेक्सुअल इन्यूएंडोज से लोगों को साफ एक चीज दिखी कि इस आदमी को टाई हैंड पे वीडियो बनानी चाहिए। काफी लोग मुझे रिकमेंड भी करने लगे कि इन एनिमेस पे वीडियो बनाओ। इसके अलावा मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक क्रिएटर लोगों से उनका फेवरेट एनिमे का रिकमेंडेशन लेता है और उस पर फिर कमेंट मारता है। अब मुझे हुआ कि क्यों ना एनिमे की जगह मैं सबसे उनकी टाई हैंड के रिकमेंडेशंस ले लेता हूँ और बेसिक कमेंट की जगह फुल कॉमेडी चले जाते हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे सब्स को मुझसे उम्मीद थी। और फिर उस वीडियो का इजाद हुआ। और सही बताऊं, मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो उठने वाली है, लेकिन मुझे इतना पता था मेरे सब्स को मजा आने वाली है, क्योंकि उन्हें शाउट आउट भी मिल रहा है, वो लोग भी उस वीडियो के पार्ट है और साथ में तफरी भी है जो
कि भारी मात्रा में जनता मेरे चैनल से उम्मीद रखते थे। तो बेसिक बात यह है कि मुझे पता है कि मेरा ह्यूमर बिकता है, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज अगर कम भी आए पर शॉर्ट्स मेरे कभी कभी भीषण ब्लो अप कर जाते थे। पर लॉन्ग फॉर्म में लोगों को तुम नहीं बता सकते कि तुम किस टाइप की हरामखोरी करने वाले हो, तो वो बेचने के लिए तुम्हें एक अच्छा पैकेज चाहिए, और वो पैकेज या तो पिछली बार की तरह ग्राइंड कर दो, सेम टाइप की वीडियो बना दो ढेर सारी, या फिर एक ऐसा आइडिया लाओ जो ऑलरेडी तुम्हें पता हो कि वो उठता है। तो ये है फॉर्मूला जो मुझे समझ आता है। तुम्हें ऑलरेडी वर्क करने वाला बड़ा आइडिया ढूंढना है और उसमें अपना यूनिक टेक डालना है। और ये दोनों चीजें मुझे भी पता है कि कठिन है समझना, ये पता होता तो सब पॉपुलर नहीं हो गए होते। यस, मुझे अपना यूएसपी पता है जो वर्क भी करता है, क्योंकि ऐसे तो मैं खुद को ठीक ठाक स्टोरी स्ट्रक्चर और कैरेक्टर आर्क को एनालिसिस करने वाला मानता हूँ और एब्स्ट्रैक्ट थीम्स को इजी बनाने वाला भी मानता हूँ। पर मैं भी जानता हूँ और मेरे सब्स भी जानते हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा मेरा ह्यूमर जलता है, तो वही मेरा यूनिक टेक हो गया। अब आता है वो आइडिया जो उठता हो। तो भाई ये मुझे पता होता या इन्हें ढूंढने में मुझे कुछ भी इंटरेस्ट होता तो मैं पॉपुलर ना हो गया होता। फिर भी मेरे नजरिए से तुम किसी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज वीडियो में जोड़ दो, जैसे जो मैं अभी कर रहा हूँ, लाइक हाउ टू ग्रो योर एनिमे चैनल इन इंडिया। टाइटल और थंबनेल भी इस बात को दिखा रहे हो, मेरी तरह नहीं, कर्स ऑफ अ यूट्यूब क्रिएटर। तो है ये ग्रोथ हैक आइडिया ही, लेकिन एनिमे बोल के तुम एक सर्टेन नीश को टारगेट कर दे रहे हो, साथ में इन इंडिया बोल के भी। तो मेरे हिसाब से ये वाली वीडियो उठेगी, बस कंटेंट अच्छा हो। सबसे पॉपुलर नीश तुम्हारे है सेल्फ हेल्प, बॉडी बनाओ, पैसे कैसे कमाए, ये सबको एनिमे या जो भी तुम्हारा यूएसपी है उससे जोड़ पा रहे हो तो और बेस्ट है। लाइक मैं सोचता हूँ कि मेरी तरह ड्राई ह्यूमर करते हुए कोई कुकिंग चैनल या रेसिपी सिखा दे। अब इसके अलावा तुम्हें फुल क्रिएटिविटी में जाना है तो हर आइडिया को गेमिफाइड चैलेंज सा कर दो, जैसे टूर्नामेंट करा दो वाइफूस का या फिर फेवरेट आर्क्स का। रिसेंटली एक वो वाली वीडियो वायरल हुई है ना कि बिल्कुल शुरुआत से लेके अभी तक हर साल के बेस्ट एनिमे का पहला एपिसोड रैंक करना। वो वीडियो का आइडिया अपने आप में उठने वाला था। वैसी जगह अगर तुम अपने चैनल को ले जाओ या तुम्हें इंटरेस्ट है तो सच में उठने के चांसेस है। मैं यहाँ कंट्रोवर्सी, ड्रामा और सेलिब्रिटी पे वीडियो को हटा के बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो है ही उठने वाली चीज। तो आई होप कि तुम्हें कुछ भी नॉलेज मिली हो इस वीडियो से, और मेरे काफी सब्स को मुझसे फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी, साले पता है तो क्यों नहीं कर रहा है खुद से। तो उनको मुझे बस इतना कहना है कि मैं कर सकता होता तो मैं कर चुका होता। अब यहाँ बीच में जो कुछ भी आ रहा हूँ मेरे, वो अलग मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, वो जब दूर होगी तो चीजें अपने आप शायद हो जाए। इसलिए मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं आगे और नीश वियर्ड वीडियो बनाऊंगा। इसलिए अगली वीडियो के लिए तुम लोग तैयार बैठो, क्योंकि उसमें मैं ऐसे वियर्ड लो बजट फिल्म की बात करने वाला हूं जिसको देख के तुम्हारे चरम सुख मिलकर क्रिएटिविटी के जूस ना बहे, तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। नहीं सच में, जिसके साथ नहीं हुआ वो कमेंट में मुझे बता देना, अगले दिन ही ये बंद कर दूंगा। चलो अब ये वीडियो खत्म करने का समय आ चुका है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। भाई साहब आखिरकार खत्म हुआ। मेरे चैनल में तुम हल्का सा भी मंडराए हो तो एक चीज़ साफ हो गई होगी, मुझे वियर्ड स्टफ पसंद है। एनिमे, हॉरर और गेम्स का चैनल है तो, लेकिन इन मीडियम्स में अगर वियर्ड, एक्सपेरिमेंटल, अवांट गार्ड और भी जो पर्यायवाची आ रहे हैं सबको यहाँ रख दो। ऐसा कुछ मिल जाए तो सुअरों की तरह उसे पी जाऊँगा, और तुम लोगों को भी उस अफलातून नाली में लौटने का न्योता दूंगा जहाँ मेटाफर रूपी लेड़ तैर रहे हो। मुझे पता है कि अगली वीडियो नहीं उठने वाली है, लेकिन वो फिल्म ऐसी बॉन्कर्स चीज़ है कि लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे भी वो फिल्म मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है, उसकी बात किए बिना मैं चैन से रह नहीं पाऊंगा। कौन सा वैसे भी उठ रहा है, उस पर भी बनाऊंगा ही। मेटाफर रूपी लेड़ तैर रहे हो। और अगर तुमने मेरी सेनरित्सु काइकी फाइल कोवासुगी वाली वीडियो देखी है, जिस भी हरामखोर ने इस फिल्म सीरीज का नाम रखा है, उससे बड़ा गंजेड़ी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे चैनल में तुम हल्का सा भी मंडराए हो तो एक चीज साफ हो गई होगी, मुझे वियर्ड स्टफ पसंद है। एनिमे, हॉरर और गेम्स का चैनल तो है ही, लेकिन इन मीडियम्स में अगर वियर्ड, एक्सपेरिमेंटल, अवांट गार्ड और जो भी पर्यायवाची आ रहे हैं सबको यहाँ रख दो। ऐसा कुछ मिल जाए तो सुअरों की तरह उसे पी जाऊंगा, और तुम लोगों को भी उस अफलातून नाली में लौटने का न्योता दूंगा जहाँ मेटाफर रूपी लेड़ तैर रहे हो। और अगर तुमने मेरी सेनरित्सु काइकी फाइल कोवासुगी वाली वीडियो देखी है, जिस भी हरामखोर ने इस फिल्म सीरीज का नाम रखा है, उससे बड़ा गंजेड़ी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उसका मेन सेलिंग पॉइंट बस इतना था कि कैसे वो ऑलमोस्ट ना के बराबर बजट में घटिया स्पेशल इफेक्ट्स के साथ इतनी एब्सर्ड, फनी और एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग करे दे रहा है, जैसे प्रोफेशनलिज्म और ओवर प्रोड्यूस मीडिया के मुंह पे थूक रहा हो। और ऐसी फिल्म्स को देख के मेरी भी लार बनती है, तो बस कुछ और ऐसा मिल जाए जिससे ये लार इतनी बढ़ जाए कि मैं भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे मोटी थूक चुहा पाऊं। तो वो सफर मेरा पूरा हुआ है। भाइयों, बहनों और सुंदर लड़कियों, मैं तुम्हें पेश करता हूँ कोहेरेंस। दोस्तों ने एक मीटअप प्लान किया और मस्त पार्टी हो रही है। फिल्म का पहला सीन पूरा का पूरा इन लोग का डाइनिंग टेबल में बैठ के बकैती करने में जाता है। इसी बीच एक आदमी वियर्ड साई-फाई बॉन्कर्स बक देता है कि उसके एक साइंटिस्ट दोस्त ने कहा था कि आज रात अर्थ के करीब से मीटेराइट गुजरेगा, और उससे अपने साथ कुछ भी अजीब सा होता फील हो तो उसे वो कॉल करके बता दे। सब लोग हंसी टिटोली में ये बात निकाल देते हैं। फिर एक लड़की कहती है कि इस मीटअप में आने से पहले उसके फोन की स्क्रीन चिटक गई थी। तो वही आदमी इस बात को अपने साइंटिस्ट दोस्त को बताने के लिए मोबाइल निकालता है, और उसकी भी स्क्रीन चिटक चुकी होती है। फिर पता चलता है हर एक का फोन चिटक चुका है, और
पीसी में भी नेटवर्क नहीं आ रहे। आधे पैनिक करते हैं, आधे मजाक, और फिर घर की लाइट चली जाती है। सब घर से बाहर निकलते तो आसमान से वही मीटियोराइट जा रहा होता है। उन लोग ध्यान देते हैं कि पूरी गली की लाइट चली गई है, केवल दूर एक घर को छोड़ के। वो वाला आदमी कहता है कि उस घर वालों के पास जाके कॉल करने के लिए मोबाइल मांग लेगा। दो लोग इसी काम से निकलते हैं और जब वापस लौटते हैं तो एक के मत्थे पे चोट होती है और वो लोग एक मिस्टीरियस बॉक्स भी लेके आए होते हैं जिसके अंदर से उन सारे लोगों की फोटोज निकलती है जिसपे नंबर्स लिखे रहते हैं। और चोट लगे वाले आदमी ने वहां कुछ देखा जिसे बताने में वो कतरता है। बाकी लोग उसे फोर्स करते। तो आगे तुम लोग खुद देखो। I went to the window and I looked in the window and I saw a table with wine glasses and candles and dinner set for 8 people. I saw. Oh my God. तुम लोग अब समझ रहे होगे ये फिल्म कहाँ जा रही है। ये रहा टाइम स्टैम्प 26 मिनट, और इसके बाद से पूरे 1 घंटे तुम लोग समझ लो इतना क्लेवर बॉन्कर्स क्योटिक आइडिया होता है। और पूरी की पूरी कहानी इसी एक डाइनिंग हॉल में 8 कैरेक्टर्स के बैंटर में बताई गई है। एक कैरेक्टर डिसाइड करता है कि अगले घर वालों से डायरेक्ट बात करने की जगह उनके गेट पे जाके एक रिक्वेस्ट नोट लगा दे कि इन्हें थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दे, इन्हें किसी को कॉल करना है। और जब तक कि वो नोट लिख के खत्म करता है उनके दरवाजे में दस्तक हो जाती है और फिर ये होता है। What is it, babe? Hey there. Don't mean to freak you guys out, but we just wanted to borrow your phone for 5 minutes tops. Thanks. मैं सच बता रहा, ये कुछ भी नहीं है जो ये फिल्म ऑफर करती है। ये सारे कैरेक्टर्स बैठ के पूरी मिस्ट्री सॉल्व करते और एंटिसिपेट करते कि इनके डिफरेंट वर्जन भी बैठ के प्लान कर रहे होंगे कि आखिर क्या करना है सिचुएशन में। और फिर तुम्हें धीमे धीमे एहसास होगा कि इनके सिर्फ एक नहीं बल्कि ढेरों वर्जन्स है और कहीं से भी बीच में ही तुम दूसरे वर्जन में शिफ्ट हो चुके होगे। और ये फिल्म तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगी कि इस समय स्क्रीन में जो सीन चल रहा है उसमें प्रेजेंट कैरेक्टर्स वही है कि नहीं जिनसे ये मूवी चालू हुई थी। ऐसा गंजेड़ी आइडिया था। धीमे धीमे जिस तरह नए रूल्स नई थ्योरी को इन लोग सोचेंगे और एग्जीक्यूट करके पूरे सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देंगे। सच में धाकड़। इससे ज्यादा मैं आगे कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बस ये बताने वाला कि वो बॉक्स के अंदर से फोटोज निकालना और उनके पीछे नंबर्स लिखना, उसकी मिस्ट्री जब सॉल्व होगी तो तुम सच में ताली बजा दोगे। ये वो आइडिया है जिसके लिए बहुत ज्यादा बजट की जरूरत नहीं है। पूरी फिल्म कैरेक्टर ड्रामा में की गई है। मैं जब इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे एक बात वियर्ड लगी कि ये कैरेक्टर्स कुछ ज्यादा ही नेचुरल एक्ट कर रहे हैं। लाइक स्क्रिप्टिंग तो करी पर डायरेक्टर ने एक शॉट अगर लिए है तो कितना ज्यादा टफ होगा। फिर एक सीन होता है। I'm sorry, baby. Jesus, calm down, everybody. Oh, baby. That's right. I was gonna mail it back to him. इस सीन से मुझे एहसास हुआ कि ना ये एक्टर्स पूरा का पूरा इम्प्रूव कर रहे हैं। और फिल्म देखने के बाद मैंने यूट्यूब में डायरेक्टर को बात करते सुना तो उसका कहना था कि उसने सिर्फ कैरेक्टर्स और आइडियाज इन्हें बता दिए, बाकी पूरा का पूरा एक्टर्स ने इम्प्रोवाइज किया हुआ है। और इस कारण इन सारे कैरेक्टर की डायनेमिक्स इतनी नेचुरली दिखती है और जब कभी भी पंच लाइन्स पढ़ते हैं तो वो स्पॉन्टेनिटी के कारण और ज्यादा इफेक्टिव लगता है। You aren't mad at me. We're in a different reality here. Yeah, we're in a different reality because the reality where I am from, my best friend didn't sleep with my wife. Hugh, do you not understand what I'm saying? This all started tonight, and if there are a million different realities, I have slept with your wife in every one of them. तो बस भाई तुरंत जाके अभी के अभी इस फिल्म को गटक के आओ, उसके बाद आगे बात करी जाएगी। अब बस ये वीडियो खत्म होती है, आगे मेरे पास और कुछ भी नहीं है कहने को। बाय। मैंने अपने चैनल में डीमन स्लेयर पे मजाक मस्ती करते हुए वीडियो तो बनाई है पर कभी सीरियसली इस पे बात नहीं की। एक बार मैं पहले भी इस शो के मेरे फेवरेट सबटेक्स्ट पे स्क्रिप्ट लिख चुका हूँ, पर फिर मुझे हुआ कोई क्यों ही मुझे डीमन स्लेयर की बात करते हुए सुनना चाहेगा, राइट। पर रिसेंटली मैं इन्फिनिटी कासल देख के आया हूँ और फिर से कई थॉट्स उत्पन्न हुए, तो चलो यहीं पे उसे रैंडमली बहा देता हूँ। शुरू करते हैं क्या चीज मुझे डीमन स्लेयर में पसंद आई थी जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था। यस, मैंने पहले मांगा पढ़ी थी, फिर एनिमे भी देख लिया था। सबसे पहले उस सबटेक्स्ट की बात कर देते हैं। तो डीमन स्लेयर में डीमन वर्सेस ह्यूमन दिखाया गया है, पर हम सब जानते हैं असलियत में कहानी ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन की है। और अपने थीम्स में ये यही दिखाना चाहता है कि इंसान किस हद तक हरामखोरी कर सकते हैं। शुरुआत के बैक स्टोरीज में तो चलो डीमन सी मेन एंटेगनिस्ट थे, उन्होंने हत्या की होती या बचे लोगों को डीमन बना दिया होता है। पर जैसे जैसे मेन विलन्स की समिति की तरफ आने लगते हैं तो हमें साफ इन अपर मून्स की बैक स्टोरी में दिखेगा कि ह्यूमन सी मेन एंटेगनिस्ट थे। सबसे पहले ये चीज़ ग्युतारो और दाकी की बैक स्टोरी में दिखती है। वो सीन देख के मुझे हुआ कि ओके, डीमन स्लेयर इतना भी ब्लैक एंड व्हाइट कहानी नहीं है। आंखों के सामने बहन को मार के रोड पे फेंक देना, ये सब होने के बाद कोई कैसे डीमन नहीं बनेगा। डीमन स्लेयर के 2 मोमेंट्स है जो मेरे लिए सबसे इम्पैक्टफुल थे। पहला, जब सारे हाशिरास के सामने नेजुको को दिखाया जाता है। दूसरा, रिनगोकू की डेथ। एक एक करके बात करते हैं इसमें। हाशिरा का जजमेंट वाला सीन वो पहला मोमेंट था
जहाँ तांजीरो और नेजुको पहली बार बिल्कुल हेल्पलेस से लगे थे, और जब इन लोग नेजुको को मारने का डिसाइड करते वो काफ़ी ड्रेडफुल सीन था। ऐसे सीन अपने आप में काफ़ी बढ़िया भी होते हैं, जैसे एओटी में भी जब सर्वे कॉप्स वाले डिसाइड करते हैं कि एरन को जिंदा रखना है कि नहीं। इधर डीमन स्लेयर में ज़्यादा इसलिए हिट करता है क्योंकि हम देखते आ रहे थे तब से कि नेजुको ऑलरेडी इतना सफ़र कर रही है और ये लोग उसे मारने वाले। मस्त एस्केलेट होता ड्रामा था और इस सीन से मैं हाशिरा से समवॉट नफरत करने लगा था। इसलिए मुगन ट्रेन में रेनगोकू की डेथ पे मैं हैरान हुआ था कि किस ऑथर ने सिर्फ 3 चैप्टर्स में कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया और फिर मार भी डाला। लेकिन वो पूरा डेथ सीन इतना एपिक और मोटिवेशनल था कि अभी भी मुझे लगता है डीमन स्लेयर के फैंस रेनगोकू को काफ़ी ऊपर रखते होंगे। मुझे नहीं पता फैंस की क्या राय है ये सब में। मैं मॉडर्न शोनेन में पूरा का पूरा आउटसाइडर हूँ। ये 2 सीन्स के कारण डीमन स्लेयर मेरी नज़रों में चढ़ गया था। योशीवारा वाला आर्क इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, पर वही बात ग्यूतारो और दाकी की बैक स्टोरी बहुत इफेक्टिव थी। और फिर आता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क। ये वो आर्क है जहाँ से मुझे डीमन स्लेयर में क्रैक्स दिखने लगे थे। चौथा और 5वां अपर मून एक साथ आए और फाइट का फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम है कि एक की जगह मल्टीपल सिर्फ टारगेट है। मैं तुरंत बोर हो गया था। फिर मिस्ट वाला हाशिरा अकेले 5th वाले को मार देता है, मुझे बिल्कुल घटिया लगा। 6th वाले को मारने के लिए एक हाशिरा तांजीरो जेनित्सु 6th वाले को मारने के लिए एक हाशिरा तांजीरो जेनित्सु इनोस्के, उस हाशिरा की 3 वाइफ्स, सब ने ऑलमोस्ट अपने पिछवाड़े का सारा बूता लगा के हराया था और यहाँ 1-on-1 में हरा दिया गया। अपर मून का सारा डर तुरंत खत्म हो गया। ये मिस्ट वाले हाशिरा की पर्सनैलिटी मुझे लेकिन काफ़ी अच्छी लगी। लाइक बंदे के ड्राई ह्यूमर से मैं काफ़ी खुश था। तो अभी भी उतना कुछ नहीं बिगड़ा था, पर फिर 4th अपर मून का डेथ सीन होता है और नेजुको का रेवलेशन। वो सीन मेरे लिए बिल्कुल नोप था। उस सीन के कारण मैंने डीमन स्लेयर ड्रॉप किया था। जिन्हें नहीं समझ आ रहा है तो बता देता हूँ। वहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि सूरज उगने वाला है और तांजीरो के आगे उसकी ज़िंदगी का सबसे टफ डिसीजन है, या तो भागते डीमन को मार दे या फिर अपनी बहन को बचा ले। और तांजीरो आखिर में अपनी बहन को सैक्रिफाइस करने के लिए राज़ी हो जाता है और उस डीमन को मार डालता है। धूप नेजुको पे पड़ती है और गेस व्हाट, टड़ा। धूप नेजुको का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अब तुम लोगों को ऑलरेडी दिख रहा होगा कि क्या चुतियाप है यहाँ। सबसे पहले तो ओके, ये इन्फॉर्मेशन प्लॉट के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। यहाँ से पूरी की पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी, पर जिस तरह से ये रेवलेशन ट्विस्ट की तरह दिखाया गया और ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन के साथ रखा है, तो उस पूरे सीन और इससे पहले जो कुछ भी प्लॉट था उसको अंडरमाइन कर दिया। लाइक ये लड़की कूली इसलिए थी ना क्योंकि ये इतनी पावरफुल है, पर पावर के साथ एक बड़ा ड्रॉबैक भी है। वही हटा दिया तो सीधा सीधा साइतामा को रख दो ना यहाँ पे लाके। और फिर ये इन्फॉर्मेशन कब दी, जब इतना बड़ा डिसीजन तांजीरो के सामने रखा था। और फिर प्लॉट ट्विस्ट की जगह नया प्लॉट आर्मर ही बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे नेजुको को मर जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेन हीरोइन है वो और हम होपफुल सीरीज देख रहे हैं। पर मैं चाहता कि ये वाला सिनारियो लिखते ही नहीं जहां ऐसे डिसीजन को चुनना पड़े जिसको सॉल्व करने के लिए पिछवाड़े से कोई भी प्लॉट डिवाइस निकालनी पड़ जाए। और इसके बाद जो मुजान का अलग चुतियाप होता है, अरे इसी को तो मैं कई वर्षों से ढूंढता आ रहा था, जबरदस्ती। इस पूरी चीज़ से मुझे वन पीस का गियर 5 ट्रांसफॉर्मेशन और गोरोसे का वाला डायलॉग याद आ गया कि वो फ्रूट किसी के हाथों में नहीं आता है, उसका विल है अपना। सेम इसी लेवल का चुतियाप था वो। उसकी कभी और बात करेंगे। तो अब आते हैं इन्फिनिटी कैसल में। सीधी बात, इस फिल्म में वही शोनेन एनिमे फॉर्मूला की प्रॉब्लम है। एक बार तलवार भिड़ेंगी, फिर 10 मिनट की बैक स्टोरी, 2 बार तलवार भिड़ेंगी, फिर 20 मिनट की बैक स्टोरी। पेसिंग देख के मैं थक गया था। एक सीन होता है जिसमें इनोस्के बैक स्टोरी में तांजीरो को कुछ ट्रिक बताता है और तांजीरो उसे प्रेजेंट में ट्राई करता है, नहीं वर्क करता, फिर दूर जाके खड़ा हो जाता है और फिर दूसरी बैक स्टोरी चलती है। सबसे वियर्ड वो चीज़ थी, इस फिल्म के पहले एक्ट में डोमा ने शिनोबु को हरा दिया और वहाँ कनाव पहुँच जाती है। अब पूरी फिल्म खत्म हो गई है, आखिर में हमें दोबारा डोमा वाले रूम की झलक दिखाई जाती है और वहाँ अभी तक की लड़ाई ना के बराबर चालू हुई थी। बहुत सरियल सा था वो। इसके बाद मैं जेनित्सु के फाइट की मोटिवेशन की बात नहीं करना चाहता हूँ। उस पूरे फाइट की स्टोरी टेलिंग मुझे काफ़ी वीक लगी। अगर तुम्हें ये फाइट और इन दोनों की राइवलरी सच में इंटरेस्टिंग लगी तो भाई मैं तुम्हारे टेस्ट को रिस्पेक्ट करता हूँ। अब ये सब के बाद भी मैं कहना चाहता कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल काफ़ी तगड़ी फिल्म थी। यहाँ मैं एक्शन सीन्स और एनिमेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो थाकड़ थे ही। अकाजा को लड़ते देखना, अपना भाई चुनली वाली किक्स मार देता है। वो जो अकाजा जब अपने कामेहामेहा और रासेनगन वाले मुक्के मारता और बाहर से शॉट दिखाते तो ऐसा लगता है कि बिल्डिंग के अंदर किसी ने पटाखे दाग दिए। और फिर उसकी बैक स्टोरी में जब फायरवर्क्स दिखाते तो हम सब समझ सकते हैं कि भाई को इस अटैक का आइडिया कहाँ से आया होगा। अकाजा को लड़ते देखना इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट स्पेक्टिकल में से एक है, जबकि मुगन ट्रेन में इस कैरेक्टर को प्योर फट्टू दिखाया गया था। पर एक्शन वगैरह हटाओ, मैं इस फिल्म की मेरी 2 फेवरेट चीज़ों की बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले डोमा। अगर सिर्फ पर्सनैलिटी से जाएंगे तो मुझे ये ऐसे अलूफ फेक स्माइल करने वाले कैरेक्टर घटिया लगते हैं। टेक माहितो फ्रॉम जेजेके, उस कैरेक्टर के साथ जो भी राइटिंग करी गई है बहुत घटिया थी। जब वो स्क्रीन में होता था तो मुझे बोरियत मचती थी। इधर इन्फिनिटी कैसल में डोमा मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि अनलाइक माहितो इस भाई के पास फिलोसफिकल बैकग्राउंड था।
चाहे वो ट्विस्टेड क्यों ना हो। और मैं भाई की बातों से काफ़ी रिलेट भी कर रहा था। इसकी फिलॉसफी सेम मेरे से मेल खाती है, क्योंकि शायद ये भी बौद्ध धर्म के ही एडजेसेंट वाली फिलॉसफी रखता है, बस उसे ट्विस्ट कर दो। छोटे से ही इसे एक रिलीजियस कल्ट में भगवान की दूध की तरह मंदिर में रख दिया गया था और बचपन भर सब लोग इसके आगे आके अपना दुखड़ा खाते थे। तो इससे हुआ कि भाई दुनिया में बहुत कष्ट है, ये लोग जी रहे हैं तब भी इतनी पीड़ा है और मरना भी नहीं चाहते क्योंकि उसमें इन्हें डर लगता है। तो ये लोगों को मारना नहीं समझता है, ये सोचता है कि ये इमॉर्टल है और लोगों को खा के ही अपने साथ उन्हें हमेशा के लिए जिंदा रखेगा। मतलब मुझे आइडिया काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है जब विलन एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल फिगर हो, बस उसको ट्विस्टेड रूप में दिखा दिया गया हो, क्योंकि वो विलन जेन्युइन एम्पैथी के पीओवी से तुम्हें मार रहा है। उस पर तुम गुस्साओगे भी क्या? वो साला उसमें भी तुम्हें कह देगा कि यही गुस्सा इस दुख का कारण है, आओ इसे मैं दूर कर देता हूँ। कुल मिला के मैं कहना चाहता कि अगर दोमा मेरे सामने आ जाए तो मैं इसे सच में इन्फ्लुएंस होकर डीमन बन जाऊंगा। अगर ना भी बनूं तो पक्का इसका फॉलोवर या इसके धर्म का प्रचार करने लगूंगा। जब फाइट खत्म होने पे शिनोबू को गले लगाता है कि तुम कितनी बढ़िया लड़ी बेस्ट मोमेंट। ऐसे विलेन होने चाहिए जो अपने दुश्मनों को भी जादू की चप्पी दे दे। अब आते हैं इन्फिनिटी कैसल के मेरे फेवरेट मोमेंट में। तुम सब जानते हो किसकी बात करना चाहता हूँ, अकाज़ा की बैक स्टोरी। ये पूरी बैक स्टोरी जिस समय चालू होती है वो वही एनिमे का मेन स्टोरी टेलिंग डिवाइस पे चलती है कि रियल लाइफ में 1 सेकंड लेकिन बैक स्टोरी में सालों गुजर जाएंगे। और बैक स्टोरी का पूरा प्रीमाइस भी अपने आप में ठीक है, डिसेंट था, पर उस बैक स्टोरी से कंबाइन होकर आखिर में जो उस फाइट का क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। वो ब्रूटल इमेजरी के साथ जो बैक स्टोरी की कामनेस थी, इतनी पोएटिक इमेजरी थी। और वहाँ एंड में एक कैरेक्टर मोमेंट होता है जिस वजह से मैं डीमन स्लेयर की सारी कमियों को नज़रअंदाज करने को तैयार हूँ। जब अकाज़ा अपनी होने वाली बीवी से लिपट के आई एम सॉरी बोलकर रोता है। मतलब सिर्फ डीमन स्लेयर ही नहीं, मुझे पूरे एनिमे मीडियम की स्टोरी टेलिंग इतनी चार्मिंग इसलिए लगती है क्योंकि ऐसी एब्सर्डनेस के बीच भी ये राइटर्स रॉ इमोशंस में जाने से कतरते नहीं है। ये अकाज़ा का खुद के बेयर इमोशंस को सामने फेंक देना। जापानीज राइटर खाली ऐसे है जो कंसिस्टेंटली इस तरफ जाने का बूता रखते हैं। एक और टेंजेंट ये ले लो, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी 3। इस फिल्म का मेन प्लॉट भी काफी इमोशनल थीम पे था। जेम्स गन भैया ने काफी खूबसूरत कहानी भी लिखी है, लेकिन उस फिल्म की राइटिंग में मैंने एक चीज नोटिस की कि जब भी रॉ इमोशनल सीन होता है तो वो सिर्फ एक लिमिट तक, फर्जी सा नंबर मान लो कि 80 तक जाता है और फिर उसके बाद जोक मार के मूड को लाइट कर देते हैं। जैसे राइटर खुद डर रहा हूँ वहाँ जाने से। यहाँ मैं गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी 3 को बेकार नहीं कह रहा हूँ। पूरे मार्वल में एवेंजर्स की सारी फिल्म हटा के जीओटीजी की तीनों फिल्म्स मेरी फेवरेट है। एनिमेस में भी मूड लाइट या जोक्स पड़ते हैं, पर जब इमोशनल सीन होता है तो ये लोग पूरा 100 ले जाएंगे, तुम्हें चेक करेंगे कि तुम रोए कि नहीं, कंफर्म हो गया, उसके बाद कॉमेडी सीन रखेंगे जिससे मूड लाइट हो हाँ, लेकिन हंसो भी तो तुम्हारे आंखों में आंसू हो। तो भाई ये वीडियो खत्म करते करते मैं भी मूड को लाइट करने के लिए कुछ जोक्स मार देता हूँ। वो साला इन्फॉर्मेशन देने वाला कौवा इतना हरामी था, अपने एलाइज मरे तो हर जगह फैला दिया, मोरल डाउन करा दिया। जब जेनेसु ने एक को हराया तो कोई ऐलान नहीं हुआ, वो कौवा मुजान की तरफ से लड़ रहा था साला। और फिर जब तांजीरो और गियो अकाज़ा को हरा देते तो उन्हीं के मुंह पे ऐलान कर देता है। वो ऑब्वियसली जनरल वे में दिखा रहे थे, लेकिन थिएटर में देखते समय काफ़ी फनी हो गया था। कौवा बोलता है अपर मून 3 मार दिया गया, और जो उससे लड़े थे वो उसी के सामने थे। लाइक ब्रो हम ही लड़े, हमने फर्स्ट हैंड आंखों देखा, हाल देखा है उसका मरने का। और आखिर में मैं बस एक बात कह के ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, अकाज़ा राजपूत था। चलो अब ये वीडियो ख़त्म कर देते हैं, बहुत हुआ, बाय। छोटी वीडियो बनानी तो इतनी बड़ी बन गई साली। पिछली वीडियो की एंडिंग से मुझे हल्का सा आइडिया आया कि क्यों ना मैं लोगों को मेरे जोक लिखने का प्रोसेस भी बता देता हूँ। मैं एक वीडियो प्रेमचंद पे सोच रहा था, पर अब नहीं बनाऊंगा, ऑलरेडी बहुत रैंडमनेस हो चुकी है मेरे चैनल में। मैं रिसेंटली एक और मेरी सिग्नेचर वीडियो बना रहा था, वॉच दिस एनिमे इन आफ्टर लाइफ। उसमें मॉब साइको 100 पे जोक सोच रहा था। इतने डिफरेंट नीश को कवर करना और हर एक सब्स के अलग डिमांड, मशीन जैसा भी नहीं, अब तो मुझे हायर कॉस्मिक बीइंग जैसा महसूस हो रहा है। मॉब साइको की खास बात है कि इसके कैरेक्टर डिजाइन अपने आप में फनी है। मुझे बस एक हट के ऑफ किल्टर एब्सर्ड बात ढूंढनी है। कोई एक वीडियो को उठता देखो तो उसको कंटिन्यू करने का मन करता है। जैसे जीओटी वाली वीडियो ले लो, जैसे मॉब को देखो, कटोरा कट, फिर ध्यान से देखोगे तो इसका पूरा चेहरा ही कटोरे जैसा है। तो हमें जोक का सेंट्रल थीम मिल गया कटोरा। लाइक सब्स की डिमांड पूरी करो, व्यूज नहीं आएंगे, आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी वीडियो बना दो, वो वन ऑफ द पॉपुलर वीडियो हो जाएगी। अब कटोरे से जो कुछ भी तुम्हें फनी लगे वो जोड़ दो यहाँ पे। और एक आइडिया कि बाल कटोरा कट है और चेहरा भी कटोरा है। ब्रेकिंग बैड पे वीडियो बनाना इनएविटेबल है, क्योंकि हम सब जानते हैं जीओटी के बाद उस पे एटलीस्ट अपनी एक कटोरे के ऊपर दूसरा कटोरा उल्टा। मुझे नहीं लगता कि जीओटी इसी प्रमाइस को लेके एब्सर्डनेस में चले जाए। जैसे मेरा फाइनल सेंटेंस कुछ इस तरह था। फिर भी इस कैरेक्टर डिजाइन की खास बात है कि सिर्फ इसके बाल ही कटोरा, ऐसा शो इसका चेहरा जैसे घर में कड़ू कोरियन मैगी खाने के लिए पतीले की कमी पड़ जाए तो बस इस किंडर जॉय चेहरे को खोल दो। कभी-कभी ट्रेनर्स गलती से जंगली पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए इसे फेंक देते हैं। मुझे नहीं पता कि ये जोक की ओरिजिन एक्सप्लेन करने के बाद तुम्हें ये जोक इम्पैक्टफुल लगा कि नहीं, पर क्या कर सकते, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और यही मेरा जोक लिखने का थिंकिंग प्रोसेस है। तो अब वीडियो को खत्म करते हैं, बाय। カイトお前まで今からおじさんたちにお話聞かせてもらえないかな。
रीडियन का मेरा रीडिंग एक्सपीरियंस कुछ And you don't seem to and you alright. बाय। ब्लड मेरिडियन का मेरा रीडिंग एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा। मैंने काफी तेज स्पीड में ऑलमोस्ट 20 पन्ने पढ़ डाले और मुझे एहसास हुआ कि मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया कि कहानी में क्या चल रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कॉर्मैक मैककार्थी अंकल का प्रोज स्टाइल। ये किताब कॉमास और फुल स्टॉप के अलावा बाकी सारे फैंसी पंक्चुएशन से लड़के बैठी है और सेंटेंस स्ट्रक्चर का रिदम इतना फ्लोई सा है तो रीडिंग एक्सपीरियंस अपने आप में काफी फास्ट हो जाता है। पर जक्सटापोजिशन में अंकल ने जिस तरह से स्टोरी लिखी हुई है, स्टोरी के मेन एस्पेक्ट को जिस तरह से बताया है, उसे तुम तेजी से पढ़ के नहीं हटा सकते क्योंकि एक डिटेल छूटी पूरा का पूरा सीन खत्म हो चुका होगा। तो फर्स्ट रीडिंग इतनी सररियल सी हो जाती है कि तुमने बर्स्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन लगातार ले ली लेकिन तुम उनका कोई भी मतलब नहीं बना पा रहे। इसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने पे मेरे मन में केवल एक शब्द बना था, दिस इज आर्ट। बाय बाय। बीच में वीडियोस को आने में टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं अपनी नॉल की एडिटिंग कर रहा था। ये पूरा साल अभी तक उसी में गया है मेरा। उसके बारे में भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और फिर मैंने एक शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन की बुक भी सोची है जिसमें हर टाइप के हॉरर जॉनरा में जितना हो सके उतना एक्सपेरिमेंट करूंगा और हर स्टोरी में डिफरेंट राइटिंग स्टाइल को भी ट्राई कर सकता हूँ। ऑलरेडी 7 स्टोरीज में लिख चुका हूँ। रिसेंटली मैं ओमनीशेंट पीओवी से काफी फैसिनेट हुआ हूँ। ओमनीशेंट पीओवी जिन्हें नहीं पता है तो उसका बस इतना मतलब है जब तुम कहानी नरेट कर रहे होगे तो तुम पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है या किसी भी कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है सबका सब सामने रख सकते हो। तुम एक झलक किसी बैटलफील्ड की दिखा सकते हो और अगले ही पल दूर एक गांव में खेती करते हुए लौंडे की। तो इस पीओवी में लिखने का फायदा यह है कि बड़ी बड़ी एपिक कहानी जहाँ ढेर सारे कैरेक्टर्स हो उसको भी तुम फन और स्नैपी बना सकते हो। जैसे मेरे पास एक आइडिया है कि एक बैटल लिखूंगा जिसमें यूनिक एबिलिटीज वाले लेजेंडरी कॉस्मिक गॉड्स आपस में लड़ रहे होंगे और प्योर एब्सर्डनेस में एक मोमेंट्स बताऊंगा। तो मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी, बस डायरेक्ट जो वहां पे हो रहा है उसे बता देना है, कोई भी डिटेल नहीं देनी है। बस एक फाइट का एक हाईलाइट डार्कली ह्यूमर मोमेंट बताना है और दूसरे फाइट में स्किप कर देना है। अब इसी कहानी को मैं दूसरे पीओवी से लिखूंगा तो यही बैटल पूरी नॉवल बन जाएगी। पर ओमनीशेंट पीओवी से इसे को मैं 4-5 हजार वर्ड्स में खत्म कर सकता हूँ। एक और यूज ओमनीशेंट पीओवी का बढ़िया ये है कि इसे सिंबॉलिकली भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एक कहानी लिखी है जिसमें कैरेक्टर से ज्यादा पूरी सिटी प्रोटैगनिस्ट है, तो सिटी के पीओवी से लिखना अपने आप में ओमनीशेंट हो गया है। तो इस वीडियो को मैं अपनी वही स्टोरी सुना के खत्म करना चाहता हूँ और तुम लोगों को भी दिख जाएगा कि कैसे ओमनीशेंट पीओवी छोटे में भी इतना इन्फॉर्मेशन पैक्ड कर सकती है कि तुम पूरी फिल्म बना सकते हो उस पर। विद्यालय की छत से गिर के एक बच्चे की मौत हो गई। उसके दोस्तों का कहना था कि वो छज्जे पे पीठ रख के उनसे बात कर रहा था, फिर अचानक से उसने पीछे की तरफ गुलाटी मार दी। एक और लड़के ने उसी स्थान से झांका तो वो भी गिरते गिरते बचा। उसे खींचे जाने जैसा महसूस हुआ था। सब उस छत से दूर रहने लगे। अफवाह फैलने लगी कि उस छत में कुछ बुरी शक्ति है जो लोगों को आत्महत्या करने को उकसाती है। एक आदमी पेशाब करते वक्त टॉयलेट सीट पे मुंह के बल गिर गया और उसका जबड़ा टूट गया। ऐसे कई केसेस आने लगे जिसमें लोग चक्कर खा के गिरने लगे। उनसे पूछने पे बस यही जवाब आता कि एक पल के लिए उनका शरीर उनके काबू के बाहर हो गया था। पहले तो लोगों में दहशत बढ़ी, फिर लोगों का अचानक से गिरना इतनी आम बात हो गई कि वो भी दिनचर्या का हिस्सा हो गया। सब अपने सहारे के लिए एक डंडा लेके या फिर दीवारों को पकड़ के चलने लगे थे। और भी अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई, जैसे पर्दे बिन हवा के उड़ने लगे, रस्सी पे सूखते हल्के कपड़े हमेशा एक दिशा की तरफ तैरते रहते थे। बच्चों में ये विचित्र परिघटना एक खेल की तरह हो गई थी। वो धागे को अपने हाथों में लेते और जिस दिशा की तरफ धागा उड़ता है वो उसी तरफ खजाने की खोज में निकल जाते थे। ऐसे ही खजाने की खोज पे निकला एक बच्चा कभी घर वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें दफ्तर जाते वक्त जितना समय लगता था घर लौटते वक्त उसका 2 गुना लगता था। इसकी जांच करने के लिए एक धावक ने शहर में दौड़ लगाई। उसे कुछ गलियों में दौड़ने पे ज्यादा मेहनत लगी, लेकिन जब उन्हीं राहों पे वो विपरीत दिशा में भागा तो उसके पैर हवा से बात कर रहे थे। इस खोज के कारण लोगों ने ज्यादा वक्त लगने वाले रास्तों से जाना बंद कर दिया। भीड़ भी कम होने लगी। धीमे धीमे लोगों को सहारे के साथ चलने में भी परेशानी होने लगी। कुछ लोगों ने बेझिझक अपनी लाठियां फेंक दी और 4 पैरों पे ही चलने लगे। जूतों के साथ दस्तानों का भी कारोबार बढ़ने लगा। अगली सुबह उठो तो घर के फर्नीचर अपनी जगह से खिसके हुए होते थे। कभी कभी पूरा पलंग ही खिसक गया होता था। बच्चे कागज का हवाई जहाज उड़ाते तो वो उड़ता ही चला जाता था और अगर बीच में कोई दीवार आ गई तो उसी जगह चिपका रहता था। एक एक करके लोगों की गायब होने की खबर आने लगी। शहर में उन्माद बढ़ने लगा। कुछ लोग अजीब बात करने लगे जैसे उन्हें कोई बुला रहा है या उन्हें अब जाना पड़ेगा। कुछ तो घर से भागने की भी कोशिश करने लगे, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें रोक देते थे। एक दिन एक स्कूल ने बच्चों की रैली निकाली और उस दिन के बाद से किसी ने ना तो उन बच्चों को देखा और ना उस स्कूल के फैकल्टीज को। हर दिन कुछ लोगों का झुंड अपनी मत खोए 4 पैरों पे चलते हुए एक ही दिशा की तरफ जाने लगते थे, जैसे भेड़ बकरियां बिन चरवाहे के भी एक सीध में चली जा रही। और हर अगले दिन वो संख्या बढ़ने भी लगी। देखते देखते पूरा शहर ही सड़क पे आ गया। सबकी एक ही मंजिल और सब एक ही रट लगाए। उन्हें किसी का बुलावा आ रहा है और उन्हें जाना ही पड़ेगा। शहर के करीब वाले जंगल में भीड़ घुसती और उसी में गुम हो जाती थी। पूरा जंगल छान मारा गया, लेकिन किसी को आज तक नहीं पता चला कि इतने लोग एक साथ कहां गायब हो गए। हफ्ते बीत गए और कुछ लोग उसी शहर के निवासी होने का दावा करते हुए सामने आने लगे। घटना जोरों शोरों से खबरों पे छाई रहती थी, तो झूठी खबर देने वालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता था। कुछ कहते कि पराये जीव उन्हें अपहरण करके ले गए, तो कोई कहता कि जंगल ने उन्हें खा लिया। तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी, लेकिन एक कहानी ऐसी सामने आई जो कई उत्तरजीवियों में समान थी। उन जंगलों में उन्होंने खुद को देखा था।
हर व्यक्ति को उनका ही हूबहू हमशक्ल विपरीत दिशा से आता दिखा था और जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराए अगले ही पल उनका अस्तित्व खत्म हो गया। कुछ को सही समय रहते होश आ गया और वो अपनी छवि से दूर भाग लिए। उन्हें पीछे से अत्यधिक खिंचाव महसूस हुआ पर वह फिर भी ना रुके। कुछ ने पीछे मुड़ के भी देखा तो उनका हमशक्ल भी उनसे डर के दूर भाग रहा था। तो वीडियो को खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब बस आज का हो गया। वीडियो को समाप्त करने का समय आ चुका है। वीडियो खत्म कर दे। अब खत्म। अब वीडियो समाप्त करती जाए। आगे क्या बोलूं? बाय 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 बाय। तो वीडियो को भी करते हैं। वीडियो आज के लिए इतना ही। बस नहीं आज का हो गया को समाप्त करने का समय आ चुका है। खत्म कर दे। अब खत्म। अब समाप्त अब जाए। आगे क्या बोलूं? आगे क्या बाय 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 बाय।